बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। जनाब शुरू करते हैं अपना शो अच्छी अच्छी बातों के साथ। आपको बताएं कि पाकिस्तान खुशखबरियों के साथ बिल्कुल तीन खुशखबरियों के साथ। और तीन खुशखबरी में सबसे पहले हम अपने जो हमारे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं और हमारे ताल्लुकात से जो फॉरेन पॉलिसी बनती है उसका जिक्र करते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी खबर है आज की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा तय पा गया है। एलामी के मुताबिक ये मुआहदा जो दोनों ममालिक की अपनी सलामती को बढ़ाने और खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के हसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। इसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग देना और किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। इस मुआहदे में कहा गया है कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारहियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत दारी है। मुआहदा पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की गहराई और दिफाई ताउन की मजबूती को साबित करता है। और इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब पहुंचने पर तारीखी इस्तकबाल हुआ। और ये भी आपको बताते चलें कि अमरीकी सदर ट्रंप की तरह खसूसी प्रोटोकॉल दिया गया उन्हें। शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रेड की बजाय जामनी कारपेट बिछाया गया, जो कि सऊदी अरब में अहम तरीन मेहमानों के लिए बिछाया जाता है, उन्हीं के लिए मखसूस होता है। सऊदी फजाइया के F-15 तैयारों ने फजा में सलामी दी और वज़ीर आज़म ने सऊदी फजाइया का शुक्रिया भी अदा किया, अरबी में शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 21 तोपों की सलामी भी दी गई और यमामा पैलेस पहुंचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सड़कों पर सऊदी अरब और पाकिस्तानी परचम लहराए गए। इस पर हम आगे चलकर शो में मजीद भी बात करेंगे। जी हाँ, और दूसरी खुशखबरी की बात लेते हैं जनाब, वो भी खेल के मैदान से ही है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने पहली बार में 76.99 मीटर की थ्रो की और दूसरी बारी में 74.17 मीटर की थ्रो फेंकी और फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए 84.50 की थ्रो लाजमी है। जबकि अरशद नदीम ने अपनी तीसरी और आखिरी बार में 85.28 मीटर की थ्रो फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और ये भी वाज़ेह है कि मुकाबले में जर्मनी के वेबर समेत दूसरे मारूफ जेवलिन थ्रोअर भी एक्शन में नजर आएंगे। अरशद नदीम ने मद्दाहों से अपनी कामयाबी के लिए फिर एक बार अपील की है, तो हम आपको कामयाबी के लिए दुआ देते हैं। अरशद फाइनल में भी ऐसा ही परफॉर्म करें, छा जाएं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो मुकाबले का फाइनल आज खेला जाएगा और फाइनल की स्टार्ट लाइन है, लाइनअप जारी कर दिया गया है। फाइनल को पाक भारत टाकरा करार दिया जा रहा है और जर्मनी के जो जेवलिन वेबर सबसे पहली थ्रो करेंगे और गरनाडा के जो एंडरसन पीटर्स हैं वो दूसरी थ्रो करेंगे, जबकि अरशद नदीम तीसरी थ्रो करेंगे। नीरज चोपड़ा जो हैं वो चौथी थ्रो करेंगे। जेवलिन बैगो पांचवी, जबकि क्रिस्टिन थॉमसन छठी थ्रो करेंगे। कुल मिला के 12 थ्रोर्स हैं जो कि ये थ्रो करेंगे और इसमें अरशद का तीसरा और चौथा नंबर जो है वो नीरज चोपड़ा का है। तो जनाब देखते हैं कि आज के जो मुकाबले में क्या होता है। दोनों जो प्लेयर्स हैं अरशद और नीरज, ये जो मई में जो हमने किया है उनके साथ, उसके बाद जो है ना अब सामने आ रहे हैं, आमने सामने आ रहे हैं मुकाबले में, तो इसकी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। और इसमें देखिए कि आपको जो थ्रोअर्स हैं उनको पहले 3-3 थ्रोज करने को मिलेंगी और 3 राउंड्स के बाद जो टॉप 6 थ्रोअर्स होंगे उनको फिर मजीद 3-3 थ्रोज करने का जो है वो एजाज मिलेगा। अब हमें पता है कि उन 6 खिलाड़ियों में अरशद तो होंगे। नीरज के साथ अगर ये मुकाबला जारी रहा तो फिर जो है वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हमें लेकिन अरशद पे पूरा भरोसा है जी। अरशद ने पहले भी करके दिखाया है, पहले भी दिखा चुके हैं और अब भी जैसे दुआओं की अपील की है, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। चले जी आगे बढ़ते हैं और अपनी तीसरी खुशखबरी का जिक्र कर लेते हैं। तो तीसरी खुशखबरी हम सबको पता है कहाँ से आई है जी, क्रिकेट के मैदान से आई है, एशिया कप से आई है। T20 टूर्नामेंट के अहम मैच में पाकिस्तान ने यूएई को 41 रन से शिकस्त देकर इवेंट के सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पहले एक कैफियत ये थी कि पाकिस्तान मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा, इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन फिर जब मामलात सेटल हुए और हमारी टीम जो है, हमने देखा कि किस तरीके से पूरे प्रोटोकॉल के साथ रवाना हुई होटल से स्टेडियम के लिए और फिर जो पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान के 147 रन के हदफ के ताकुब में यूएई की टीम 105 रन बनाकर आउट हो गई। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से अगर हम बात
बात करें, फ़खर जमान ने 50 रन की इनिंग्स खेली, जबकि शाहीन शाह अफरीदी 14 गेंदों पर 29 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। एशिया कप में ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान ने अब सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बड़ी ही एक्साइटिंग सूरत हाल है, जबकि ओमान और यूएई का इवेंट में सफर अब खत्म हो चुका है। अब एक बार फिर पाक भारत टाकरा 21 सितंबर को होगा, मगर उससे पहले एशिया कप का तनाज़ा जो है वो खबरों की ज़ीनत जिस तरह से भी हम जिक्र कर रहे हैं वो बना रहा है। मैच से पहले भी गैर यकीनी की सूरत हाल हमें देखने में आई, लेकिन फाइनली मैच के आगाज में मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसके बाद हमारी टीम ने परफॉर्म किया जी। इस पर हमने बात करी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं यूसुफ अंजुम साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करें सैयद मोहम्मद अवैस। बिल्कुल, सैयद मोहम्मद अवैस की जाने पहले पढ़ते हैं। अवैस, बताइएगा इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्रिकेट टीम की देख रहे हैं, कुछ मोराल हाई हुआ होगा इस सारे तनाज़े के बाद जो कि सियासी रूप इख्तियार कर गया था और हमारे हक में गया है, और उसके बाद इनको मैच जीतने का भी मौका मिला? अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपने एक हल निकाला, क्योंकि इससे ये बेहतर हल था। मैं कहता हूँ, फिर मैं कहूंगा कि आपको बाइकआउट करने का कोई फायदा होना नहीं था। $1 मिलियन का आपको नुकसान भी होना था, उसके अलावा सैंक्शंस भी लगनी थी। मुझे पता जो मामला हुए, लेकिन एक अच्छे तरीके से उसको हल किया गया और यही बेस्ट तरीका कार था। अगर आप टीम की बात करें तो लगा नहीं किसी एंगल से कि शायद टीम आज भी वो पॉजिटिव इंटेंट या पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा सा गई है, रिलैक्स मोड में। कल भी आप देखें तो शायद वकार यूनुस भी ये बात कर रहे थे कमेंट्री में कि अभी भी नजर आ रहा है कि वो जो प्रेशर था पिछले मैच का वही अभी इन पे माउंट कर रहा है, कि अभी तक जिस तरीके की कल परफॉर्मेंस थी, बैटिंग ऑर्डर आपने बिल्कुल ही तब्दील करके रख दिया। जब इंपॉर्टेंट मैचेस आते हैं उसके अंदर आपने चेंज किया, मुझे समझ से बालातर थी, लेकिन शायद क्योंकि अनफॉर्चुनेट है कि आपने इससे पहले चाहे ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे मिडल ऑर्डर की बात करें, चाहे जो ट्राई नेशन सीरीज थी या स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट की आप बात कर लें, कि आपने कुछ ऐसे चॉप्स एंड चेंजेस नहीं की होती कि जिसमें आपको पता हो कि यार हाँ ये लड़का ना चला तो बैकअप पे लड़का हमारे पास बैठा हुआ है। कल आपने पूरा बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया, वही मसला फिर के जब बॉल थोड़ा सा ग्रिप करता है, क्योंकि कल स्पिनिंग ट्रैक था, आसान नहीं था अपना बॉलर को मारना, खास करके स्पिनर को। समझ में नहीं आती आखिरकार इनके दिमाग में ये चीज क्यों बैठ चुकी हुई है कि मिड विकेट जो एरियाज है दुबई स्पोर्ट्स सिटी की, उसको ही हमेशा हमने टारगेट करना। हाँ, विद द स्पिन अगर आप चले जाओ तो एक दो छक्का लग जाए तो समझ में आती है। अगर आप उस बॉल को जो खास करके मिडिल स्टैम्प पे है या ऑफ स्टिक पे, उसको थोड़ा सा आपको कि मैंने टारगेट करना है मिड विकेट रीजन पे, कभी भी नहीं होने वाला। ये बाउंड्रीज थोड़ी सी बड़ी। और दूसरा, कल विकेट जो सा फंस रहा था, आपने कहा ना, मैंने कहा बॉलर का बॉल जो सा स्पिनर का ग्रिप हो रहा था, कल नजर भी आ रहा था जो थोड़ा सा फ्लाइट अगर दे रहा है या डिसीव कर रहा है बैट्समैन को, तो थोड़ा स्ट्रगल बैट्समैन करते हुए नजर आए हैं। बैटिंग पे आपको मामला करना पड़ना है। देखिए हमेशा बॉलर्स, फिर मैं कह रहा हूँ, टूर्नामेंट आपको नहीं जितवाएंगे। साइम अयूब की फिर वही बात कि ठीक है बॉलिंग में आप परफॉर्म करे, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ हिस्सा डाल रहे हो, लेकिन आपका असली मकसद बैटिंग है, बैटिंग में आपको परफॉर्म करना है। फिर मसला ये है कि इतना मुसलसल नाकामी दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना, फिर इतना बड़ा मैच आपका आ रहा है इंडिया के खिलाफ के आप उसमें अब चॉप्स एंड चेंजेस पे जा ही नहीं सकते हो। कल आपने बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी तब्दीली की, आपके सामने ही आपको नजर आ गया कि क्या इश्यूज हैं। आप थोड़ा मिडिल ऑर्डर के अंदर आप आ जाएं, कल सलमान अली आगा की बात करें, स्ट्रगल फेस में आपको फिर नजर आ रहे हैं। वो फिर जो रन बॉल की बात होती है, कल भी आपको नजर नहीं आया। आपने बिल्कुल ही अपना, जब बाउंड्रीज नहीं लगती तो आप रोटेट द स्ट्राइक वाली पॉलिसी भी आप लोग हमारे बैट्समैन भूल जाते हैं। हसन नवाज की आप बात कर लें, वो भी आपको कुछ एज सच स्ट्रगल, एज सच कोई इंप्रेसिव नजर नहीं आ रहे। शायद उनकी विकेट्स नहीं है जहां पर हसन नवाज बेसिकली बैटिंग करते हैं। वो एक ऐसे बैट्समैन है जो चाहेंगे बॉल थोड़ा पेस से आपके पास आए, थोड़ा सा अपना बाउंस उसको मिले वेस्ट हाइट तक हो, ताकि थोड़ा सा वो ज्यादा अच्छे तरीके से खेल सके। तो ये बहुत सी चीजें जिसपे पाकिस्तान को अभी भी काम करने की जरूरत है। बॉलर्स आपके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि इट्स अ बिग मैच। संडे को अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप देखें तैयारी की, तो वो ज्यादा हमसे ज्यादा तैयारी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा यूसुफ, मैच पर भी हम बात करते हैं जरा उससे पहले, क्योंकि आप पूरा दिन कल इसको कवर भी करते रहे हैं। तो एक तो ये कि ये जो मैच रेफरी जो है उनकी माफी, वो कितनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, और चूंकि उनकी जो माफी है वो अभी तक कहीं पर प्रेस रिलीज या बयान उसका सामने नहीं आया, इसकी एक तो रीजन बताइएगा। और दूसरा ये कि एक और भी मुतालबा किया है पाकिस्तान ने मुतालबा ये किया है कि जो भारतीय कैप्टन है सूर्या कुमार यादव, उनकी जानिब से भी जो उन्होंने सियासी गुफ्तगू की है उस पर उन्हें फाइन किया जाए। आपको लगता है कि कोई एक्शन होगा? देखेंगे ना, कल का दिन था, सस्पेंस, एक्शन और ड्रामा सब कुछ था उसमें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से मामले को हैंडल किया, कह सकते हैं कि ऑल गुड इज एंड वेल। तो कह सके इसके लिए यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो सूरत हाल बनी है
बिल्कुल नहीं बननी चाहिए थी। क्रिकेट के मैदान में कभी ऐसा नहीं होता कि आप दूसरे जो ओपोनेंट उससे माफी मंगवाते हैं। और मैं इस सिलसिले में आईसीसी का जो किरदार, उसने भी सवालात उठा दिए हैं कि आईसीसी बिल्कुल एक फरीक बनकर पाकिस्तान के खिलाफ इस मैदान में आया, और उसने कहीं पर भी आप देख रहे हैं कि आईसीसी की जानब से एक जिक्र भी नहीं है सारे इंसिडेंट के हवाले से। जितनी भी हमने रिपोर्टिंग की है, जो भी मामला हुए हैं, ये पीसीबी और मीडिया के दरमियान रहे हैं, इस पर आईसीसी की तरफ से कोई भी रद्द अमल नहीं आया। होना तो ये चाहिए था कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो जो मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट, उनको सूर्य कुमार यादव को बुलाकर खुद पनिशमेंट करनी चाहिए थी। इसमें यह होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर कि अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते और खास तौर पर ये सियासत को बीच में लेके आते हैं, तो उस पर तो कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आपको फाइन होता है, जिसमें आपको 2 मैचेस की पाबंदी भी लगाई जा सकती है, यहाँ पर मैच फीस का जुर्माना भी किया जा सकता है। मैं हैरान हूँ कि सारे मामले में बिल्कुल ऐसे आईसीसी खामोश तमाशाई बना रहा कि जैसे, और अगर ये हमारी तरफ से किया गया होता तो फिर क्या होता यूसुफ साहब? तो फिर तो एक तूफान मचा देना था। जैसा कि इंडियन मीडिया हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत में पेश रहता है, वो कोई छोटी सी बात को भी राई का पहाड़ बना देता है, वो सारी चीजों को। तो हैरानकुन तौर पर कि आईसीसी अब लग रहा है कि ये जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनकर बिल्कुल वाज़ेह हो गया सारा। इससे पहले भी हम बातें करते थे कि आईसीसी का उसमें इंडिया का असर रुख ज्यादा है। तो इस इंसिडेंट ने तो बिल्कुल ये चीजों को दुनिया पर अयान कर दिया कि आप पाकिस्तान के लिए क्रिकेट में अपनी आप को साख बचाना सिर्फ उस वक्त ही मुमकिन होगा जब पाकिस्तान की टीम हर मैच में परफॉर्म करेगी। अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देती तो मेरे ख्याल में ये सारा बिल्कुल ऐसा ही है। यूसुफ साहब का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल वैलिड है कि हरा देने की सूरत में जो है वो बातचीत बिल्कुल हमें तब्दील नजर आती है। अवैस, अभी ये बताया जा रहा है कि आईसीसी इंक्वायरी पर रजामंद हो गया है। पहले तो बताइएगा, इंक्वायरी पर रजामंदी और इंक्वायरी कराने में फ़र्क है और वो हमें मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। और दूसरा ये कि इतवार को जब मैच होगा पाकिस्तान भारत का, तो अगर इंक्वायरी होती भी है तो फिर वो कहाँ स्टैंड करेगी? क्या फैसले पहले आने चाहिए क्योंकि बाद में शायद वो मोमेंटम, वो जान ना रहे उसके इंक्वायरी के अंदर भी? देखिए, अगर आप लेट्स कम टू रियलिटी, अगर बात करूं, इंक्वायरी आपको लगता है होगी? मैं तो कहता हूं कभी भी इंक्वायरी नहीं होगी। देखें, आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ये सब कहते हैं, खाली मैं नहीं कहता, सब कहते हैं। बायसनेस तो आपको नजर आती है। दूसरा, जब आप मैच रेफरीज की बात करते हो तो जितना भी मैच रेफरी है, चाहे अंपायर्स हैं, वो आईसीसी प्रोवाइड करता है। आईसीसी का इस वक्त जो चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट रहा है बीसीसीआई का। क्या कभी वो चाहेगा कि मेरे कप्तान के अगेंस्ट कुछ सैंक्शंस अपना मैं डाल सकूं? हंसते तो वो भी पीछे हैं। कभी भी इंक्वायरी इस चीज पे होने वाली नहीं है। हाँ, जो बेस्ट मामला था मैंने आपके सामने का, वो ऑडियो तो ऑब्वियसली आई नहीं है, सिर्फ वीडियो विजुअल्स हैं जिसमें अपना क्राफ्ट बैठे हुए हैं प्लेयर्स के, अपना पाकिस्तान मैनेजमेंट के साथ, तो वो बात कर रहे हैं। लेट्स होप, देखते हैं कि क्या उसमें मामला है। लेकिन पाइक्राफ्ट को रेफरी रखा जाएगा इस मैच में? देखिए, जो आईसीसी का स्टांस था आपके सामने ही है। जो कल सारे मामला हो गए तो अब यही लगता है कि वही अपना मैच रेफरी कंटिन्यू करेंगे। मैच रेफरी आई डोंट थिंक सो कोई चेंज होने वाला है। हमारे लिए कोई बुरी खबर हो सकती है ये? आप थोड़ा सा बैक एंड पे अगर सारे मामलात को देखें, मुझे पता है तनाजा तो बना है, मैं खुद भी कहता हूँ, हम सबका दिल जो सा दुखा है, होना नहीं चाहिए था, लेकिन द बेस्ट आंसर फिर वही है। शायद आप है, मैं हूँ, कोई भी होगा, आप लोग बात करें, वो है मार इनको मारो जाके संडे को, पता लगे कि पाकिस्तान टीम भी है, जीतो। यही सोल्यूशन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यूसुफ साहब, जरा मैच पे आप भी कमेंट करें, अगर फखर ना होते तो क्या होता हमारा? क्योंकि जिस तरह की बाकी टीम की भी परफॉर्मेंस, वैसे भी जिक्र किया है कि वो भी कोई आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं रही। खास तौर पर साइम अयूब की अगर हम बात करें, वो मुसलसल नाकाम दिखाई दे रहे हैं, क्या कॉमेंट करेंगे आप? हिना, पाकिस्तान की टीम का अलमिया ये कि जिस बैटिंग की परफॉर्मेंस की तवक्को की जा रही है उसमें वो परफॉर्म नहीं करता, जिस बॉलर से अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को की जा रही है वो नहीं कर पा रहा, जिसका जो काम नहीं है वो दूसरा उलट काम हुए जा रहे हैं। साइम अयूब से हमें तवक्को है कि वो हमारे लिए बड़ी अच्छी इनिंग्स खेलेगा, लेकिन वो मुसलसल नाकाम जा रहे हैं। वो बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हालांकि बॉलिंग करना उनका काम नहीं है। शहनशाह अफरीदी से तो तक हमें अर्ली ऑन वो विकेट लेकर देगा, वो नहीं लेकर दे रहे, जब वो बैटिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, लेकिन इस मैच में तो 2 विकेटें उन्होंने ली हैं और उसके साथ जो है उन्होंने 29 स्कोर बनाया है। वैसे पिछले 2 मैचेस में शहनशाह की अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें तो वो तो बहुत जबरदस्त दिखाई दी है। अली, ये आप हमें उनसे तवक्को है कि वो आपके लिए मैच विनर परफॉर्मेंस देगा। पाकिस्तान का प्रीमियर बॉलर है, इसके साथ साथ हमें चाहिए कि हर मैच में वो हमारे लिए एक फतहगर का किरदार अदा करे। लेकिन हम देखते हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी तरफ से हो रही है। जब तक वो अर्ली ऑन पहले ओवर में विकेट हासिल नहीं करेगा, खसूसन इंडिया के खिलाफ मैच में, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी।
शाहीन शाह अफरीदी की बैटिंग में परफॉर्मेंस इसलिए हो रही है कि उन पर कोई वहां पर जाकर जिस नंबर पर वो बैटिंग कर रहे हैं उन पर कोई दबाव नहीं है। बैटर से तवक्को की जा रही है कि आप रन करेंगे, बॉलर से कभी तवक्कुआत नहीं की जाती कि आप रन करेंगे। बॉलर से हमेशा ये तवक्कुआत की जाती है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस देकर बॉलिंग के जरिए जो मुखालिफ टीम है उसको आगे लगाएंगे। ऐसा यहाँ पर पाकिस्तान टीम में दिखाई नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में आप जो चूंकि इंडिया के साथ हमारा बहुत ही वजह क्या है? हमारे तो ऑलराउंडर भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, रीजन क्या आपने डिटेक्ट किया? क्या लगता है आपको, क्या वजह? अंडर प्रेशर है अभी तक? देखिए, हमारे यहाँ जितने भी कोच अब आए उन्होंने ये कहा है कि हमने एक खेलनी है कि बेखौफ होकर क्रिकेट खेलनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो स्मार्ट क्रिकेट खेलते हुए बिल्कुल जो टेक्निक है उस पर काम ही ना करें। हमारे ऐसे बैटर जब मैदान में जाते हैं उनका काम यही होता है कि पहली बॉल से आपने हिट आउट करना शुरू कर देना। और यूं लगता है कि पाकिस्तान के जो जितने भी बैटर हैं ये 6 गेंदों पर छक्के मारने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी भी क्रिकेट में नहीं होता। T20 क्रिकेट में वनडे और ये एक सिंगल और डबल रन भी इतने ही जरूरी जितने आपको एक बाउंड्री चाहिए होती है। तो हमारी बैटिंग में बिल्कुल फुकदान नजर आ रहा है, ऐसे जैसा कि हम खेलते हैं कि जैसे उनके हाथ खुल गए और क्लब क्रिकेट की टीम की तरह वो परफॉर्मेंस करते दिखाई देते हैं। कल का जो मैच हुआ इसमें भी हमें ऐसे ही कुछ देखने को मिला कि हमारी एक क्लब लेवल की टीम के साथ हमारा मैच हो रहा है और जो टीम है यूए की वो हमसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। वो यूए की टीम चूंकि ना तजर्बाकार थी, प्रेशर की ज्यादा हैंडल नहीं कर पाई और उनका जो मोहम्मद वसीम का वहां पर आउट होना मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। ओवरऑल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। पाकिस्तान को अब मेरे ख्याल में अब फखर जमान के साथ और साहबजादा फरहान के साथ ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अपना जो बैटिंग ऑर्डर उसको थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अवैस आप मुतमईन नजर आते हैं बॉलिंग लाइनअप से। आपने अपने जो है इंटरव्यू के आगाज में भी कहा था कि बॉलिंग जो है वो हमारे बॉलर्स तो करवा रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बैटिंग लाइनअप है उससे आप मायूस हैं। क्या ऐसा ही है? क्योंकि यहाँ पर तो यूसुफ साहब दोनों चीज़ों से मायूस नजर आ रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, बॉलर्स हमेशा आपको मैचेस नहीं जितवा के देंगे, बैट्समैन का भी कुछ काम बनता है। हाँ, टूर्नामेंट्स की बात करें तो टूर्नामेंट्स आपको बॉलर्स जितवाते हैं रादर कंपेयर टू बैट्समैन। लेकिन जब स्कोर ही ना अपना इतना ज्यादा अपना बैट्समैन दे तो मुझे बताएं बॉलर्स कहाँ से आगे कंटेन करेंगे। कल अच्छी बात है कि आप हारिस रऊफ को वापस लेके आए। कल थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर थे लेकिन वो काफी टाइम के बाद आ रहे हैं। और इन विकेट्स के ऊपर जब टेरवे क्विक की बात होती है तो रिवर्स स्विंग कहीं ना कहीं आपको दुबई स्पोर्ट्स सिटी में स्पेसिफिकली नजर आपको आता है। मसला आपका इस वक्त सबसे ज्यादा बैटिंग ऑर्डर का है। ओपनिंग के अंदर साइम परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आप अगर साइम को हटाते हैं, अगर आप फखर जमान को एज ओपनर लेके आते हैं, जो कि मैं चाह रहा था आप उसको ओपनर ले आए, फिर आपके पास मिडिल ऑर्डर के अंदर समझ में नहीं आएगी कि किसको खिलाने की जरूरत है, क्योंकि फखर जमान मिडिल में अच्छा खेल रहा है, क्योंकि वो डिस्टर्ब सारा का सारा स्क्वाड है, समझ से बालातर है। आपको मैच बड़ा है, मसला ये कि आप इसमें चॉप्स एंड चेंजेस ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि वो आपके अगेंस्ट भी चली जाएंगी। आपको लड़कों को बैकअप करना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ साइम को समझाना पड़ेगा, भाई तू बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, क्रेडिट नहीं ले रहा, बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, तब्दील करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे और उनके साथ मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब मौजूद थे। हम फिर कहेंगे जनाब, हम अपनी टीम के लिए दुआ गो हैं संडे के मैच के लिए, हमारी बेस्ट विशेज है हमारी टीम के साथ। चले जी शाहीनो, कर दिखाओ, अब तो कर दिखाना ही पड़ेगा आपको। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक। अच्छी खबरें तो हमने आपसे शेयर कर दी। अब मुल्क में जो बनी हुई सूरत हाल है उस पर भी बात करते हैं। ज़रूरी और जो सैलाबी एमरजेंसी नाफिज है, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में सैलाब का पानी उतरने लगा है और सैलाबी पानी उतरने के बाद अमवात में इजाफे का खदशा है और सैलाब से मुतासर इलाकों में हज़ारों मकानात को नुकसान पहुँचा है और लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। अभी मानसून का 11वां स्पेल भी चल रहा है, तो इस पर मजीद हम बात करेंगे कि मजीद स्पेल आने वाले हैं, दरियाओं की क्या सूरत रहेगी। इस पर एनडीएम में एक्सपर्ट ज़ारा हसन हमारे साथ मौजूद है। ज़ारा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? ज़ारा साहिबा, आप हमें सुन पा रही हैं? ग़ालिबन ज़ारा साहिबा जी बिल्कुल जी आपकी आवाज़ आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त? दरियाओं की पानी उतरना शुरू हो गया है सैलाब का जनूबी पंजाब में खुसूसी तौर पर खासी तबाही मचाने के बाद, क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन है?
जो पिछले स्पेल में खासतौर पे नोवे स्पेल की वजह से जो भी हमने अपर कैचमेंट में और पर्टिकुलरली अपनी ईस्टर्न रिवर्स में जो तूफानी देखी है, अभी वो सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है, पानी रिसीड कर रहा है। रावी, चेनाब और सतलज के जितने भी हेडवर्क है वहां पे इस टाइम नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन अभी जो स्ट्रेस है वो पंजाब से सिंध की तरफ जो है ट्रांसफर हो गया है। गुद्दू और सक्कर बराज ने भी अपनी पीक गुजार ली है और अभी दोनों जो है गुद्दू और सक्कर बराज वो 5 लाख क्यूसिक पे फ्लो है, लेकिन अभी 25 से 26 सितंबर के दरमियान में ये पानी का रेला जो है वो कोटरी पे जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, जो कि अभी चौके कोटरी में भी जो है वो लो लेवल ऑफ फ्लड चल रहा है, जिसका जो लेवल है विच इज अराउंड 2-3 लाख ऑफ क्यूसेक। लेकिन हम एक्सपेक्ट करें 25 से 26 दौरान के दरमियान भी जो है ये हाई लेवल ऑफ मीडियम लेवल ऑफ फ्लो पे जाएगा, जिसमें जो रेला होगा फ्लो जो होगा वो 3.5 से 4 लाख होगा, जो कि उम्मीद है कि वो एम्बैंकमेंट्स के दरमियान में रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमारे सिंध के जो कच्चे के मकामात हैं, जो बिल्कुल एडजॉइनिंग एरियाज हैं, सबर्ब्स एरियाज हैं, जो कि इन हेडवर्क के साथ लग रहे हैं, जिसमें गोटकी, कश्मोर, कनकोट, बारो, पर्टिकुलरली रुझान जो है वो जो राजनपुर का जो एरिया है, ये फिलहाल इसकी जो है वो ज़द में और वर्नेबल है और रिस्क में आ सकता है। राइट, तो ज़ारा साहिबा ये भी बताइएगा कि स्पेल्स 11 हो चुके हैं मानसून के, मानसून कब तक जारी रहेगा? बताया जा रहा था कि 15 सितंबर तक मानसून जारी रहेगा, क्या अभी भी कोई नए स्पेल्स आने की तवक्को है? देखिए जी, जो मेट्रोलॉजिकल प्रोजेक्शन जो एनालिसिस किया गया था उसमें ये 15 सितंबर तक ही रहा है, जो कि नो स्पेल्स अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं। लेकिन जो स्पेल उसके बाद आया है, जो कि हमने देखा भी है कि नॉर्थ ईस्ट साइड पे जो है उसकी इंटेंसिटी, लेकिन वो बहुत लाइट इंटेंसिटी का था, वो एक वेस्टर्ली सिस्टम था, वो मगरबी हवाओं की वजह से जो है, मॉइस्चर की वजह से जो है वो डेवलप हुआ था। तो उसको हम प्योरली जो है वो मानसून स्पेल नहीं कहेंगे। तो वो वेस्टर्ली सिस्टम था जिसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत कम थी और वो कल तक डिसिपेट भी हो जाएगा। हमने देखा है पिछले 2 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के कुछ मकामात में, दीर में, चित्राल में, दरोश में, मिठानी में जो है वो लेस देन 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी तरह इस्लामाबाद में, आजाद जम्मू कश्मीर के कुछ मकामात पे भी जो है वो ट्रेसेस यानी कि 10 मिलीमीटर से कम बारिश रिकॉर्ड की है। तो इट वाज नॉट प्योरली अ मानसून स्पेल, ये एक वेस्टर्न सिस्टम था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से डेवलप हुआ था, जिसमें जो इंटेंसिटी थी वो लो थी। तो अभी सिचुएशन जो है वो वी डू नॉट एंटिसिपेट एनी अदर सिस्टम आफ्टर द 15th ऑफ सितंबर एज वेल, और अभी भी आगे हम कोई सिस्टम जो है वो फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं करें। राइट। और ज़ारा साहिबा, चूंकि वज़ीर आज़म साहब की खुसूसी हिदायत पर NDMA जो है वो सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन अभी भी जारी है और दूसरे जो इदारे हैं उनसे भी कोऑर्डिनेशन में है, ज़रा ये बताएंगे कि अभी तक नुकसान का क्या तखमीना लगाया गया NDMA की जानिब से, खासतौर पर यह कि हलाकतें अब तक कितनी हुई हैं, इसके अलावा फसलों का और मकानात का कितना नुकसान हुआ है, इस हवाले से ज़रा डिटेल्स शेयर करें। देखिए, एक तो पूरे मानसून में और इससे पहले भी जो है वो जैसे कि मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम में और आपके प्लेटफॉर्म में भी सॉरी ये इसका जिक्र किया है कि ये प्रोजेक्शन जो है वो आज से 4 से 5 महीने पहले जो है वो डेवलप कर ली गई थी, मुतल्लिका अदारों से शेयर कर ली गई थी, फिर यहाँ पर सिमुलेशन एक्सरसाइज की जिसमें सिनेरियो शेयर किए गए थे। तो इसमें बहुत पहले से काम स्टार्ट हो गया था। फिर चूंकि हम मानसून में दाखिल हुए और वो 1 हफ्ता पहले मानसून का आगाज हुआ था, फिर हमने देखा कि एक तो टेम्परेचर जून में जो है वो एनॉर्मली बहुत ज्यादा थी, 5 से 7 डिग्री जो है वो नॉर्थ में था, जिसकी वजह से स्नो मेल्टिंग हुई। फिर क्लाउड बस्ट के इवेंट हुए नॉर्थ में, पर्टिकुलरली बुनेर, बाजोड़ के मकामात पे, जिसकी वजह से सिचुएशन काफी वर्स हुई। कुछ अमवात भी, मतलब मोर देन 500 जो है वो कैलगस रिकॉर्ड के सिर्फ KP में ड्यूरिंग दैट स्पेल। फिर ये 26 अगस्त के बाद जो है ईस्टर्न रिवर में बारिशों का आगाज हो गया, जिसकी वजह से रिवरलाइन फ्लडिंग हुई। तो ये तमाम जो मानसून के जितने भी स्पेल्स से हमने देखा शुरू के आगाज में जो इट वाज क्वाइट इंटेंस इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द KP एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द KP। फिर ये ईस्टर्न रिवर्स पे गया और फिर हमने जो रिपोर्टें कंपाइल की, जो डाटा कंपाइल किया, जो कंसर्न PDMA से लिया, उसके मुताबिक अभी तक जो है वो 1000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। इसमें पंजाब का डाटा भी शामिल है और 1000 से ज़ायद जो है वो इंजरीज भी रिकॉर्ड की गई है। हमारी डेली सिस्टम जी
इसके साथ साथ जो ये हमारी डेली सिटअप जो कि हमारी वेबसाइट पे मौजूद है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे इशू होती है, उसमें ये डेटा जो है अपडेट हो रहा है। अब अगर क्रॉप की बात की जाए, क्योंकि आपको पता है अभी भी पंजाब के कुछ मकामात पे पानी खड़ा हुआ है, फसलों में फार्म एरियाज में पानी मौजूद है, तो उसकी अभी तक नहीं लगाया गया है। बहुत शुक्रिया ज़ारा साहिबा, आपने सारी सूरत हाल बताई है कि अब मानसून का कोई स्पेल नहीं आएगा। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग के मैदान से। दो बड़ी और अच्छी खबरें सामने आई हैं। सबसे पहले बात करें तो मिस्टर यूनिवर्स के मुकाबलों में पाकिस्तान ने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल के साथ मजमूई तौर पर 6 तमगे जीत ली हैं। मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले GPBI ग्लोबल पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी के मुकाबले थाईलैंड के शहर में हुए और 50+ मास्टर्स एज कैटेगरी में पाकिस्तान के मोहम्मद फुरकान रजा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। 40+ मास्टर्स एज कैटेगरी में पाकिस्तान के जवाद अहमद ने गोल्ड मेडल हासिल किया। पाकिस्तान के शहरोज खान ने 70+ kg वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया और पाकिस्तान के उमैर मकसूद भट्टी ने 75 kg वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। पाकिस्तान के मोहम्मद मुबशर ने इवेंट में 2 मेडल्स हासिल किए। मोहम्मद मुबशर -70 kg कैटेगरी में सिल्वर और मेंस क्लासिक में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। दूसरी जानिब एशियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी का ओहदा पाकिस्तान को मिल गया। रमीज इब्राहिम खान एशियन ग्लोबल पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग इंटरनेशनल के सेक्रेटरी बन गए हैं। ये एजाज पाने वाले रमीज इब्राहिम पहले पाकिस्तानी हैं। रमीज इब्राहिम को GPBI के जनरल काउंसिल के इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किया गया। रमीज इब्राहिम अपनी क्लास में मिस्टर यूनिवर्स और वर्ल्ड चैंपियन के टाइटल होल्डर हैं। रमीज इब्राहिम GPBI पाकिस्तान के सदर भी हैं। मजीद उनसे ही बात करें। बिल्कुल, रमीज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और रमीज के साथ साथ फुरकान रजा गोल्ड मेडलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रमीज आपकी जानिब आएंगे। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये नया ओहदा मिला है। कैसा महसूस कर रहे हैं इसमें? अस्सलाम वालेकुम। और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और तमाम पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूं मैं कि इतनी सारी अचीवमेंट पाकिस्तान के लिए हासिल की गई हैं। यहाँ पर यूनिवर्स के मुकाबले में यहाँ पर गोल्ड मेडल जो है हमारे टोटल 7 प्लेयर गए थे, जिसमें से हमने 5 प्लेयर ने हमारे 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया और मुझे एशिया का सेक्रेटरी बनाया गया। तो ये बड़ी जबरदस्त और खुशाइन बात है, पूरे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है ये। बिल्कुल है और हमें बड़ा फख्र है इस खुशखबरी पर और इस टाइटल पर जो आपको मिला है। फुरकान, 50+ मास्टर्स एज कैटेगरी में आपने गोल्ड हासिल किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी फीलिंग्स थी? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी से हमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का फ्लैग राइज किया और बिग अचीवमेंट के साथ हमने गोल्ड मेडल पाकिस्तान को दिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउड है मैं। और हमने बहुत मेहनत की, हमारी यहाँ की जो भी मैनेजमेंट थी, टीम थी, हमारे जो सीनियर थे रमीज इब्राहिम और जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। बिल्कुल। और फुरकान, आपसे जानना चाहेंगे कि अमूमन हमने देखा है कि शादी के बाद ही लोग रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं और हमारे यहाँ जो है 40 और 50 की कैटेगरीज में आप लोग गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। ये अज़्म कैसे पैदा किया आपने और इसकी जो जिसे कहते हैं कि इसकी आपको पहले आशनाई कैसे हुई कि आप इस डगर पर चल सकते हैं और अपना आप बनवा सकते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी पहले हमारा कंपटीशन आया था यूए में, हमने वहाँ भी पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिया, वहाँ पे हमने इंडिया को बीट किया था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सेकंड बार इंटरनेशनल अभी हमारा ये इवेंट है, इसमें हमने अगेन गोल्ड मेडल अचीव किया और ये जस्ट एज 40+ कैटेगरी या 50+ कैटेगरी एज जस्ट और नंबर। अब इंसान में अपने एक मोटिवेशन होनी चाहिए, स्पोर्ट्समैन में उसका एक एम्स होता है, इसके गोल सेट होते हैं, उसको अचीव करने के लिए ग्राउंड में उतरता है, फाइट करता है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है सीनियर जो है आपको मोटिवेट करते हैं और इंसान अपनी कामयाबी तक पहुंचता है। एज जस्ट और नंबर। इंसान को सिर्फ अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना चाहिए, डाइट डिसिप्लिन होना चाहिए, बाकी सब चीजें ग्रेजुअली होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं आगे। जबरदस्त। और आप लोगों ने साबित कर दिया है एज इज जस्ट अ नंबर। आप बताइएगा रमीज, आप बताइएगा कि ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और दूसरा ये कि आप कब से कर रहे हैं ये शौक? मेरा ख्याल है कि ये तो आपकी जवानी से चल रहा होगा आपके साथ और अभी तक आपने इसको कंटिन्यू किया हुआ है और आगे भी करने का इरादा रखते हैं? रमीज कहेंगे कि उनकी जवानी, मैं अभी भी जवान हूँ और 19 ईयर्स से जो है मैं इसको कर रहा हूँ और क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यंग एज में, बहुत कम उम्र में मैंने ये शौक शुरू किया था, स्टार्ट किया था और मेरे पास नेशनल सिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काफी सारे
टाइटल्स और चैंपियनशिप्स मिले हैं मुझे। फिर मैं पिछले 10 साल से पाकिस्तान को इंटरनेशनली एज ए एथलीट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान को 3 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का मैं पाकिस्तान का इसलिए बना था कि मैं एथलीट हूँ और एथलीट का दर्द समझता हूँ, और एथलीट को जो मुश्किलात जो मुझे पेश आई, मेरा एम था कि मेरे आने वाली नस्ल को, आने वाली यूथ को, यंग जो आ रहे हैं इसमें, उनको ये मुश्किलात पेश ना आए और उनको पता लगे कि उनको किस कैटेगरीज में खेलना है, कहाँ पाकिस्तान मेडल निकाल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 साल की प्रेसिडेंटशिप जो मेरे पास रही है अभी ग्लोबल पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग इंटरनेशनल की पाकिस्तान की, इसके अंदर पाकिस्तान में 3 सालों में 50+ मेडल्स आए और पाकिस्तान ने कोई 15 इंटरनेशनल मुकाबलों में पार्टिसिपेट किया है। और यही नहीं, जी हमारा जो कनेक्शन है वो किसी भी इंटरनेशनल बॉडी को हासिल नहीं है। मेरे एशिया के सेक्रेटरी बनने के जी रमीज आप कंटिन्यू कीजिए। जी मेरा एशिया का सेक्रेटरी बनना हमारे पाकिस्तान के लिए खुशाइन है, क्योंकि देखें इससे पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स को सपोर्ट होगी। सपोर्ट इस तरह होगी कि उनके पोस्टर्स पे तस्वीरें आएंगी, उनको जो है सराहा जाएगा, पूरी दुनिया में माना जाएगा। जब आपका एक बड़ा ओहदेदार किसी फेडरेशन में आ जाता है तो आपके प्लेयर्स की और चीज़ों की जो है ना वो तौर तरीके बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। और दूसरा, लड़कों को वक्त से पहले शेड्यूल पता लग जाएंगे, उनको तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, बहुत सारी चीजें एशिया के सेक्रेटरी के। अच्छा, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है कि मैंने पूरे एशिया को मैनेज करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब किसी भी चीज से पीछे भागता नहीं हूँ और ना मैंने अपने आप को रिटायर किया है। मैं इंशाल्लाह आगे हो सकता है कि रिटायरमेंट की एज भी हम लोगों ने खुद से नंबर अपने आप को दिया हुआ है। कोई एज नहीं है रिटायरमेंट की, जब तक आप कर सकते हैं आपको करते रहना चाहिए। और बॉडी बिल्डिंग के अंदर तो एज है ही नहीं रिटायरमेंट की। बॉडी बिल्डिंग तो आप देखें कि 75 इयर्स का भी बंदा आपको कॉम्पीट करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फुरकान आप बताएं, अब चूंकि रमीज सेक्रेटरी बन चुके हैं एशियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के, आपको क्या फवायद नजर आ रहे हैं इनके सेक्रेटरी बनने की वजह से? देखिए, मैं भी फर्स्ट ऑफ ऑल रमीज भाई का भी शुक्रिया करना चाहूंगा, उनको मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह ये वो एशिया के सेक्रेटरी बन गए और ये पाकिस्तान को एजाज हासिल हुआ है। तो यकीनन हमें, हमारी टीम को, हमारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगी और फायदा होगा। आगे हमें इंटरनेशनल जितने भी गेम्स आ रहे हैं, वियतनाम की अभी कॉम्पिटिशन आ रहा है, उसके बाद फिनलैंड भी कॉम्पिटिशन आ रहा है और यूरोप में भी कॉम्पिटिशन होंगे। तो यकीनन हमें एक बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट होगी, उसमें हमें फायदा ही होगा। हम इंटरनेशनल इवेंट्स अच्छे से खेल सकेंगे और अपने जो हमारे जूनियर्स आ रहे हैं या जो हमारे साथ एथलीट्स अभी मजीद आगे कंपटीशन में कॉम्पीट करना चाहते हैं, उनको भी बहुत बेनिफिट्स होंगे। बिल्कुल होंगे। अच्छा रमीज, ये बताइएगा कि स्पॉन्सरशिप के बड़े मसाइल होते हैं और जिस तरह से आपने इतनी कुर्बानियां दी हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, आपको एक बार तो अपना जिम भी जो है वो सेल करना पड़ा था, तो आपको लगता है कि इस जो ओहदा आपको मिल गया है उसके बाद अब ये जो आने वाले नए लोग हैं उनके लिए मसाइल आप किसी हद तक खत्म करने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल होंगे। मेरे लिए अब आसानी होगी हमारे एथलीट्स के लिए इंटरनेशनल स्पॉन्सर लाना। और मेरी एक कंपनी से, प्रोटीन की कंपनी से इसी इवेंट में बात भी हुई है। उन्होंने ये कमिटमेंट की है कि पाकिस्तान के अच्छे प्लेयर्स को नेक्स्ट इवेंट में वो जो है स्पॉन्सर करेंगे और वो कंपनी जो है अपना एक ब्रांड एम्बेसडर हायर करेगी, तो वो पाकिस्तान से करेगी। तो ये मेरी इसी आफ्टर जब मैं सेक्रेटरी बन गया था तो उसके बाद जो है मैंने एक प्रोटीन कंपनी के जो ऑनर थे वो आए हुए थे, उनसे बात की थी। तो इसी तरह मैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल स्पॉन्सर के मौके पैदा करूंगा। मगर पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, मैं उनको कहूंगा कि वो ये जो एथलीट्स हैं इनके लिए कुछ ना कुछ करें, इनको स्पॉन्सर करें। देखें ये बहुत मेहनत हम भी अपने प्लेटफॉर्म से जो है मुसलसल ये अपील करते रहते हैं। रमीज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। फुरकान, आपका भी बहुत उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से रमीज ने कहा है कि 75 साल तक भी लोग जो हैं मुकाबलों में हिस्सा लेते रहते हैं, आप 100 साल तक इन मुकाबलों में हिस्सा लेते रहें और ऐसी मिसालें कायम करें जो पहले मौजूद नहीं थी। ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक
टू एक्सप्रेसो जी। अब जरा बात करेंगे जो आगाज में हमने जिक्र किया था, पाकिस्तान के लिए इंतहाई कामयाबी की चीज़ है सफारती महाज पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत होना, और पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में अब सऊदी अरब का पार्टनर बन गया है और किसी एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तस्वुर की जाएगी। इस मुआहदे का हल्का सा ये मतन है, इस पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सेनेटर शरी रहमान साहिबा, साबिक सफ़ीर भी हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। सबसे पहले इस वक्त में इस मुआहिदे का होना आप कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल, ये किसी वक्त में खास तौर से आजकल के हालात में एक बहुत ही दूररस और वाज़े सिग्नल है, और ये संगे मील तो है, तारीखी संगे मील है, क्योंकि आप इसकी वर्डिंग देखें, ये कोई जॉइंट मशकों की बात नहीं है, ये कोई जनरल एक अलायंस नहीं है, ये एक बहुत वाज़े म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पैक है। आपके मुल्क को खतरा, हमारे मुल्क को खतरा बनता है। तो ये जब दोनों में आप इस तरह एक्सचेंज करते हैं कि जी मेरे मुल्क पे हमला हम समझेंगे कि आपके मुल्क पे, या आपके मुल्क पे हमला मेरे मुल्क पे समझा जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके हर किस्म के इम्प्लीकेशंस होते हैं, आपके अपनी सिक्योरिटी के लिए, आपके पार्टनर की सिक्योरिटी के लिए, आपके खित्ते के में जो मुआहदे हैं और जो जियोपॉलिटिक्स हैं और स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त इससे आगे जो भी होगी, अब इसका इस मुआहदे की वजह से ये सारा पिक्चर, जो सारी एक तारीखी वहाँ हालात रहे, वो अब तब्दील हो सकते हैं। बिल्कुल शहरी साहबा, वैसे तो ये बहुत बड़ी सादत है, हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में हमारा भी किरदार होगा, हम भी पार्टनर होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप क्या देख रही हैं जो खित्ते में जारहियत बढ़ रही है और उसके बाद ये अलायंस सामने आई है, कि आपको लगता है कि इस अलायंस का दायराकार बढ़ भी सकता है? जी, इस अलायंस का दायराकार इस वजह से बढ़ सकता है कि इजराइल ने जिस तरह पहली दफा जीसीसी के किसी मुल्क पे जब कतर पे हमला किया, तो उन्होंने जीसीसी की कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है उस पर एक सवालिया निशान बहुत बड़ा उठा दिया, और ये तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा इलाका एनर्जी जायंट्स का है, और वहाँ ना सिर्फ तेल की पेशरफ्त होती है, लेकिन ये इसका एक बहुत बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वेस्ट एशिया जो होता है। आई डोंट कॉल इट मिडल ईस्ट जी। तो अब इसमें सूरत हाल ज़ाहिर शिफ्ट होगी, क्योंकि एक रोग टेररिस्ट मुल्क इंडिया की तरह मुल्क में, दुनिया में 2 रोग टेररिस्ट ममालिक हैं, रियासत जो दहशतगर्द हैं, और वो अब आलमी सतह पर जो कवानीन बने हैं, जो भी निज़ाम है पूरे आलम आलम का, उसकी धज्जियां बिखेरते हैं बतदरीज। कहते हैं कि हम इंटरनेशनल ऑर्डर का हिस्सा है, लेकिन नहीं है वो इसको ब्रीच करते हैं। दोनों रोग ममालिक हैं, और इस वक्त इजराइल ने जो किया, जीसीसी को जब अटैक किया है कतर को करके, तो ये मैसेज सबको गया है कि अब हम पे कोई लगाम नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। पे अगर जी तो ये लगाम तो सबको जाहिर चाहिए ना, आप नहीं छोड़ सकते अपनी दिफा किसी ऐसे इन हालात में किसी मफरूजे पर, और आप इसमें कोई ऑब्वियसली रियायत तो नहीं बरतेगा। अपना मुल्क और अपने बॉर्डर्स, अपनी सॉवरेंटी सबको प्यारी होती है और बहुत अहम होती है। ठीक है। और शरी साहिबा, ख़ासतौर पर इसराइल की इन मजालिम के बाद और फिर जो अरब कॉन्फ्रेंस हुई और अब जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान और सऊदीया में तारीखी मुआहिदा हुआ, इसके बाद आप देखती हैं कि खित्ते की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कोई नेटो तर्ज का कोई इत्तेहाद मुस्लिम ममालिक का बन सकता है आगे चल के? जी बिल्कुल, इस पर इस वक्त तो मैं चेमगोइयां नहीं करूंगी, स्पेकुलेशन इसलिए नहीं होना चाहिए अभी कि सोच तो बिल्कुल सब यही रहे होंगे कि देखिए इस तनाजर में तो बात हुई है, आपका सवाल गलत नहीं है। तनाजर तो यही है कि ये अरब नेटो और इस्लामिक नेटो की बात हुई है। आपने देखा होगा इजिप्ट ने भी छेड़ी, और आई थिंक किसी और मुल्क ने भी कहा। तो क्योंकि इज्तिमाई जो इस वक्त सबकी सालमियत पर सवालिया निशान इजराइल ने इतना बड़ा उठा दिया है, तो ये सब अब सोच रहे हैं कि इनको तंबी होती भी है, लेकिन वो जब तंबी हो रही होती है तो वो
गजा में, गाजा सिटी में बगैर किसी लगाम के, बगैर हर इम्प्यूनिटी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का निज़ाम तो उन्होंने उठा के जंगल का निज़ाम बना दिया है ना। तो जंगल में सब अपनी फिर जब डस्ट सेटल होती है तो सब सोचते हैं कि अपना अपना किस तरह दिफा किया जाए, और नई खित्ते को फिर नई कलेक्टिव सिक्योरिटी की शक्ल की सूरत में फिर जाहिर है एक अलग पेशरफ करनी पड़ती है। तो ये सोच तो और ये सवाल सबके जहन में तो आया है जी। बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो शहरी साहबा, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अब जबकि ये मुआहदा तय पा गया है, आप इससे पहले कोई तारीख में इस नौयत का मुआहदा देख सकती हैं? कभी ऐसा हुआ कि हमने एक दूसरे की ताकत में अपनी ताकत शामिल करने का डिसीजन लिया हो? जी, इस वजाहत से कभी नहीं हुआ है। हमारे बहुत दोस्त ममालिक रहे हैं, बहुत अग्रीमेंट्स रहे हैं, बतदरीज अस्करी मशकें भी हुई हैं, और बहुत डिफेंस मतलब प्रोडक्शन में और अग्रीमेंट्स हर किस्म के हुए हैं, ट्रेड, प्रोडक्शन, डिफेंस, हर किस्म के। लेकिन इतना वाज़ेह डिफेंस स्ट्रेटेजिक अलायंस जिसमें ये लैंग्वेज लिखी गई हो कि हम पर हमला, आप पर हमला, हम पर हमला समझा जाएगा, ये नहीं कि मुझे, मेरी नज़र में, मैं शायद अभी चेक नहीं किया, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता जी 30-40 साल में कभी ऐसा कुछ हुआ हो। पाकिस्तान के साथ तो मुझे नहीं याद पड़ता। हर किस्म की अलायंसेस जरूर हुई हैं, और अलायंसेस की क़यादत भी पाकिस्तान करता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा, आपने गुफ्तगू की। और इस वक्त जो सदर हैं हमारे, वो चीन का दौरा कर रहे हैं और वहाँ के भी मनाजिर आपके साथ शेयर करेंगे। वहाँ पर मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया है उन्होंने, और इस वक्त भी बताया जा रहा है कि अपने दौरे पर वो मौजूद हैं। और इसके साथ पाकिस्तान की खासकर जो सबसे बड़ी सफारती महाज पर भी कामयाबी से कह लें, ये जो माहिदा है अपनी तर्ज का पहला माहिदा बताया जा रहा है, और ये एजाज़ जो हासिल करने वाला मुल्क है ना, पाकिस्तान पहला मुल्क बन गया। खास तौर पर हरमैन शरीफैन का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसमें पाकिस्तान पार्टनर बन गया, और ये बहुत बड़ी सादत की भी बात है। इसके साथ साथ ये जो स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई माहिदा है, ये अपनी तर्ज पर बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल माहिदा समझा जा रहा है। 8 दहाइयों पर जो मुहित तारीखी शराकतदारी है, जो भाईचारा है और इस्लाम यकजहती का जो रिश्ता है पाकिस्तान सऊदी अरब का, वो सबके सामने। और इस माहिदे का बेसिक जो मकसद है वो यही है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो दिफाई ताउन है उसको फ़रोग दिया जाए। इस पर बात करने के लिए सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सईद साहब ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन पाक चाइना इंस्टीट्यूट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी मुआहिदा हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर पर इस वक्त में जो खित्ते की करंट सिचुएशन है उसमें? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ी अस्सलाम वालेकुम और बहुत मुबारकबाद। ये तारीखी मुआहिदा हुआ है 2 मुस्लिम बरादर ममालिक में सलामती के हवाले से, और गालिबन ये पहला ऐसा मुआहिदा है मशरकी वुस्ता के हवाले से जो मुसलमानों के दरमियान हुआ है। नॉर्मली मुआहदे हुए अमेरिका के साथ, मगरब के साथ, अरबों के। और दूसरी बात है, मैं समझता हूँ पिछले 50 साल में लाहौर इस्लामिक समिट जो करवाई थी भुट्टो साहब ने भी और मलिक फैसल शहीद ने, जो सऊदी अरेबिया के किंग थे, उसके बाद ये बहुत तारीखी डेवलपमेंट में इसका 3 पस मंजर है। एक तो अमेरिका ने जो धोखा दिया अरब ममालिक को कतर के हमले पर, कि कतर उनका साथी है, हलीफ है, दोस्त है, उसके बावजूद उन्होंने इजराइल को आंख मार दी, इजाजत दे दी कि वो हमला कर दें। उसका मतलब है कि अमेरिका एतमाद का साथी नहीं रहा। दूसरा है पस मंजर उसका कि नेतन्याहू ने ऐलान किया ग्रेटर इजराइल का, कि जब चाहें जिसको चाहें वो हमला कर सकते हैं, फलस्तीन हो, ईरान हो, यमन हो, लबनान हो, अब कतर भी हो। तो अरबों ने कहा कि जनाब ये तो फिर मामला कहाँ रुकेगा, हमें तो अपना दिफा के लिए कुछ करना चाहिए। और तीसरा उसका पस मंजर है कि पाकिस्तान ने, जो इजराइल का बड़ा भाई है उधर हिंदुस्तान, उसको एक मुंह तोड़ जवाब भी दिया, शिकस्त भी दी, और बता दिया कि पाकिस्तानी कौम में, पाकिस्तानी रियासत में और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज में हिम्मत, सलाहियत, कुव्वत है कि वो अपना दिफा भी कर सकते हैं और दोस्तों का दिफा भी कर सकते हैं। तो एक एतमाद का वोट है पाकिस्तान पर, और ये तारीखी डेवलपमेंट है। मैं तो आपको पता कई प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि ग्रैंड बार्गेन करें, हमारी फौजी कुव्वत है और उनकी इक्तिसादी कुव्वत है, इन दोनों को मिलाप करके ग्रैंड बार्गेन करें और हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनका दिफा भी कर सकते हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, बल्कि मैं कहता हूँ कतर भी हो। हमारी फौज ये काम कर सकती है और कर चुकी है माजी। बिल्कुल ठीक। मुशाहिद साहब ये भी बताइएगा कि
हम क्यों देख रहे हैं कि ऐसा मुआहदा इस वक्त में किया गया है? इसकी टाइमिंग के ऊपर ज़रा हम आपसे चाहेंगे कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, क्योंकि टाइमिंग बहुत हमें लगता है कि क्रूशल है इस टाइम पर, क्योंकि इससे पहले हमने देखा मुख्तलिफ अलायंसेस की क़यादत भी पाकिस्तानी जो है वो अस्करी क़यादत करती रही है, साबका अस्करी क़यादत, और फिर हमने देखा है कि अब GCC के जो जितने भी ममालिक हैं उनमें जो अफवाज हैं, जो डेवलपमेंट है उसमें भी बढ़ोतरी आ रही है, तेज़ी आ रही है। लेकिन ऐसे मौके पर पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ ऐसी अलायंस बनाना किस तरह से देखते हैं आप? ये टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने सही बात की। ये टाइमिंग ये है कि इस वक्त पूरा हमारा जो खित्ता है, जनूब एशिया कह लें, मशरकी वस्ता कह रहे हैं, मुस्लिम दुनिया में कह रहे हैं, वो हिला हुआ है। जंगें हो रही हैं, देखें ना पिछले 3 महीने में 3 जंगें तो जारी हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जारियत की, इजराइल ने ईरान पर जारियत की, इजराइल ने कतर पर जारियत की, इजराइल जारियत कर रहा है बशतर ममालिक में, इजराइल जेनोसाइड भी कर रहा है। और अमेरिका जो सबसे पुराना हलीफ था, साथी था और बल्कि मुहाफिज समझता था अरबों ममालिक का, इन सबसे मुआहदे भी थे, वो अपना काम नहीं पूरा कर सका। अमेरिका ने उनको लेट डाउन किया है। तो इसलिए अरबों ने कहा, सऊदी अरेबिया हो या दूसरे ममालिक हो, हम नया स्ट्रेटेजिक ऑप्शन देखते हैं। और पाकिस्तान चूंकि एक मुसलमान मुल्क है, हिम्मत भी है, बड़ा मुल्क भी है, और पाकिस्तान का कोई एजेंडा नहीं है अरब दुनिया में या मुसलमान दुनिया में। हमारा कोई ऐसा सियासी एजेंडा नहीं है। हम सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड के हवाले से, मुस्लिम उम्मा की यकजहती के हवाले से हम बात करते हैं, चाहे फलस्तीन का इशू हो या ईरान का इशू हो या कतर हो या सऊदी अरेबिया हो। और हमने तो वैसे भी यकीन दहाई कराई हुई है जनरल ज़िया साहब के ज़माने से, 1982 से जब मुआहदा किया था कि हम हरमैन शरीफैन का दिफा करें। बिल्कुल, आप ऑफिशियल सतह पर भी ये बात, आपको याद होगा एक ब्रिगेड भेजा था 83 में हमने, फिर 1991 में भी फौज भेजी थी जब सद्दाम हुसैन ने हमला किया था सऊदी अरेबिया। ठीक है। अच्छा मुशाहिद साहब, इस मुआहिदे के बाद खुसूसी तौर पर इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी आपने जिक्र किया, और जो भारत के साथ मई में हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं अगर वो सोच भी रहा होगा कि वो कुछ कर सकता है, दोबारा पाकिस्तान की जानिब देख सकता है मैली आंख से, तो अब आपको लगता है कि वो भी उसके जो ख्यालात हैं वो ख्वाब के ख्वाब ही रह जाएंगे मजीद? वो तो वैसे भी मेरा ख्याल है इस मुआहदे से पहले भी उनमें जान नहीं थी, वो गिदर पड़ गई थी। मोदी जंग हार चुका है, मोदी की बहुत बेइज्जती हुई है, उनका जो अन्नदाता था, गॉडफादर था अमेरिका, उन्होंने उनको डिश कर दिया। अब तो वो चीन की खुशामद कर रहे हैं कि चीन से सुलह करें, उनकी वो हिम्मत नहीं है। तो इसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन कितनी स्ट्रांग हुई है खिते में? अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की पोजीशन बेहतरीन पोजीशन है माशाल्लाह। हमारा ताल्लुक कुर्बत सऊदी अरेबिया में है, ईरान में है, चीन में है जो चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा है, मॉस्को में है और अमेरिका में भी है वो एक वक्त। तो ये बड़ा अल्लाह ताला का बड़ा फजल है और इसको हम इस्तेमाल करें अपने मफादात को, अपने मकासद को आगे ले जाने के लिए। और मेरे ख्याल में जो मैंने कहा ग्रैंड बार्गेन की बात, हमारी इक्तिसादी जो खुशहाली का एक गारंटर बन सकता है ये अरब ममालिक, और हम उनकी फौजी दिफा का गारंटर बन गए हैं अब माशाल्लाह। बिल्कुल, और आप चेयरमैन भी हैं पाक चाइना इंस्टीट्यूट के, अभी हमारे सदर भी चाइना के दौरे पर हैं, तो दोनों तरफ पर कैसे आप देख रहे हैं कि हम दीगर ममालिक से हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी चल रही है? अभी सऊदी अरब के साथ ये मुआहदा सामने आया है, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात कहाँ तक पहुँचे? चाइना के साथ चट्टान की तरह मजबूत ताल्लुकात हैं, और अभी सदर पाकिस्तान माशाल्लाह चीन गए हुए हैं, मुआहदे कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, फील्ड मार्शल भी गए थे। और अभी चाइना के साथ हमने नया एग्रीमेंट जो किया है कि 2025 से 2029 तक एक एक्शन प्लान बन गया है 7 मुख्तलिफ शोबों में, जिसमें कोई 60 मुख्तलिफ एक्शनेबल पॉइंट्स हैं। तो चीन तो हमारा बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब चाइना प्लस हो गया है, चाइना के अलावा अमेरिका भी है, और सबको हमारी जरूरत है इस वक्त। हमारा जो एक किरदार है बहुत कलीदी है और हमारा रोल बड़ा मुस्बत है। तो माशाल्लाह हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, और मैं समझता हूँ हमें स्ट्रेटेजिक स्पेस मिल गई है। इसीलिए हिंदुस्तान तना हुआ है, हिंदुस्तान को शिकस्त भी हुई है, तो हिंदुस्तान की वो पोजीशन नहीं रही जो इस वक्त पाकिस्तान की है माशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुशाहिद हुसैन सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो पाकिस्तान की सफारती महाज पर हालिया कामयाबी है उनका हम तस्करा कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। ब्रेक पर जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे खास तौर पर ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा हुआ, इस पर अभी बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा भी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप इस टाइमिंग में इस मुआहिदे का होना कैसे देखते हैं? ये बहुत अहम मुआहिदा है,
और इसकी नौयत जानने के लिए जो देखना पड़ेगा, 100 साल से तो अमेरिका ने गारंटी दी हुई थी, 100 साल से ज्यादा सऊदी अरब को, और वो गारंटी इफेक्टिव थी और किसी की मजाल नहीं थी कि सऊदी अरेबिया में हमला करे। लेकिन अब जो देखा गया है कि बावजूद सऊदी गारंटीज के कतर पे हमला कर दिया गया। एक तो ये फैक्टर है। नंबर 2, अगर कोई इस मुल्क सारे इलाके में जो सऊदी अरब का नुकसान अपना नुकसान समझता है और जिससे हमारे बरादराना मजहबी बहुत से ताल्लुकात है तारीखी, वो सऊदी अरब है और पाकिस्तान पे उनको एतमाद है और उसने बड़ा स्टैंड लिया इसराइल ने जब हमला किया कतर पे भी और उससे पहले गजा पे भी। तो अगर उनको किसी पे एतबार है तो वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान पे अगर उनको एतबार है तो फिर वो ये भी देख रहे हैं कि जी अगर दोबारा बावजूद इसके कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हमला नहीं कतर पे होगा, लेकिन कतर का वजीर आजम कह जा रहा है कि हो अगर हमें जरूरत होगी हम कर देंगे। अगर वो ये ना भी कहते, सपोजिंग ना कहते वजीर आजम यूएई के, एक दफा जब कॉन्फिडेंस शैटर हो जाए ना, वो तो एक बात है, लेकिन अगर इस वाक्य से पहले भी जाए तो लोगों को ये शक था कि अगर अमेरिका को चूज करना पड़े बिटवीन इजराइल एंड एनी अरब कंट्री और एनी मुस्लिम कंट्री, तो वो शायद उन्हीं के हक में फैसला करेंगे। उसकी वजह बुनियादी तौर पर उनकी लोकल सियासत है अमेरिका की, और खास तौर पर अगर रिपब्लिकन पार्टी का राइट विंग बरसर इक़्तिदार जैसे अब है, उनका तो इक़्तिदार ही इस बात पे उसका इन्हिसार है कि वो हर गलत सही चीज में सपोर्ट करे उनको, क्योंकि उनकी सपोर्ट आती है रिपब्लिकन राइट, एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, और वो ये समझते हैं कि इनको सपोर्ट करना मजहबी फरीज़ा है और इनका वोट से के बगैर उनका गुजारा नहीं होगा। अब अमेरिका को भी खैर फैसला करना पड़ जाएगा, लेकिन वो बाद में करेगा, तो सुपर पावर है, वो अफोर्ड कर सकता है, लेट करे या ना करे, लेकिन ये गल्फ वाले मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सऊदी उसने जो हमला किया है सोच समझ के किया है, और उसको ये भी ख्याल होगा कि जो हमारे हेजेमोनिक डिजाइन हैं के इलाके में, वो कहता है अमेरिका से नहीं हमसे बात करो, हम इस इलाके के सुपर पावर है। उसका जवाब सिर्फ एक ही था, ना सिर्फ कि ये न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, दुनिया की वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, इससे साबित किया है कि मिलिटरीली ये इजराइल से भी इसकी माजी में झड़पें हुई हैं, डायरेक्ट नहीं हुई, मिस्र और शाम में हुई हैं एयरफोर्स की। 1973 में जब प्रेसिडेंट हाफिज अल असद ने वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम को कहा था कि हमें आपकी मदद चाहिए, तो PF के पायलट्स गए थे और उनके जहाज भी गिराए थे। तो ये को पहली मर्तबा नहीं है, इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो मुआहिदा हुआ है तारीखी नौयत का, एक 100 साल पुरानी गारंटी, और वो भी एक सुपर पावर की। अगर ये समझा जा रहा है कि जी वो उस पर टोटली एतबार नहीं किया जा सकता, तो कौन सा मुल्क है जो सुपर पावर ना सही न्यूक्लियर पावर है, मुसलमान है, उसका अकीदा, उसका दिल आपके साथ धड़कता है, अकीदा आपके साथ है, तो वो फिर पाकिस्तान है। बिल्कुल बात यहाँ नहीं रोकेगी, बिल्कुल ये खतरा पूरे गल्फ के लिए। तो कसूरी साहब यही पूछने वाला था आपसे कि जो ये मुआहिदा हुआ है, इसकी रोशनी में अगर देखें तो खित्ते में जो जारहियत है वो तो फिर एस्केलेशन की जानिब ही बढ़ रही है, जिसकी तैयारी हो रही है, या ये सिर्फ एक बैकअप प्लान है कि अगर दोबारा कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, क्योंकि जहां तक अमेरिकी सदर की बात है, ट्रंप वो यकीन दहानी करवा रहे हैं कि दोबारा हमला नहीं होगा। मैं ये कह रहा था आपको, देखें मेरा पॉइंट इसमें यह है कि ऐन मुमकिन है कि इजराइल होश के नाखून ले और वो ये सोचे कि अभी तो ये मुआहिदा हुआ और इजराइल को फायदा ही है कि अपनी फौजियों भेज सकता है, क्रॉस बॉर्डर शाम में उसने भेजी है और कब्जा कर लिया है इलाके में। तो हम उसको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमने दोबारा किया और सपोजिंग पाकिस्तान मिलिट्री की का भी कोई लाए, अब ये डिफेंस में तो सब कुछ ही शामिल है, एयरफोर्स तो नहीं शामिल, तो अगर हो सकता है कल ये हो कि मुस्लिम ममालिक की फौज उससे पाकिस्तान भी हो, वो वहाँ हो, और अगर जरूरत पड़े तो इसराइल का बॉर्डर जॉर्डन से ही मिलता है, शाम से ही मिलता है, और सऊदी अरेबिया का, इन दोनों से मिलता है। इसका मतलब ये है कि एक थ्रेट
ये एक अमन की कोशिश है, जंग की नहीं। सिर्फ वार्निंग करनी है इसराइल को कि अब जो तुम बदमस्त हाथी की तरह जिधर चाहते थे रोनते थे, अगर अब करोगे तो फिर उसका नताइज निकल सकते हैं। ठीक है, तो सर आपको लगता है कि इस मुआहिदे के बाद ये जो तारीखी मुआहिदा है और जो हालात इस वक्त चल रहे हैं खित्ते के, उसमें नेटो तर्ज का कोई इत्तेहाद अरब ममालिक का बनता हुआ देख रहे हैं इसके बाद? नहीं, नेटो वेटो तो बड़ी बात है। नेटो जो है ना, नेटो की तो मुझे समझ नहीं आ रही। जब सोवियत यूनियन तहलील भी हो गया तो फिर भी उन्होंने बरकरार रखा, हालांकि वार्सो पैक्ट खत्म हो गया था, लेकिन खैर ये उनकी बात है, हमारा नहीं। बात यह है कि जो ये खलीज के ममालिक हैं, मिस्र अपना लुक आफ्टर कर सकता है। मिस्र जो है उसमें ये ताकत है, और उसने माजी में 1973 में इनको अच्छी खासी पिटाई की थी। जब तक अमेरिका नहीं आके मिस्र की मदद के लिए, तो अच्छी पिटाई की थी मिस्र, और मिस्र की फौज भी बड़ी है। असल में मसला आ रहा है ये गल्फ कंट्रीज का, और मेरा ख्याल है जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसके वाले को जरूर खतरा है। उसमें छोटे छोटे मुल्क हैं, ऑल्दो दे आर वेरी रिच, इसलिए अट्रैक्टिव भी हैं। बहरैन है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, और सऊदी अरब तो छोटा मुल्क नहीं, बहुत बड़ा मुल्क है, इलाके में पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। तो इसलिए मेरा कहना यह था, आबादी उनकी निस्बतन बहुत कम है, लेकिन जो छोटे मुल्क हैं उनको सोचना पड़ेगा कि अगर ये इसी तरह बदमस्त हाथी कभी इधर रौंद रहा है, कभी उधर जा रहा है, इसको रोकने का क्या तरीका है? फौजें तो उनकी बड़ी छोटी हैं, सिवाय सऊदी अरब के या यूएई की भी अच्छी एयरफोर्स हो गई है, तो देखना ही उनको पड़ेगा हम अपने आप का कैसा बचाव करेंगे। बिल्कुल, तो ये हो सकता है कि पहला कदम हो, लेकिन इससे ज्यादा मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, क्योंकि हो सकता है अमेरिका इसके बाद कुछ ऐसी चीज करे कि उनका कॉन्फिडेंस बहाल करे। लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प की नहीं बात कर रहा, कोई प्रेसिडेंट भी ऐसी गारंटी दे सकता है कि अगर इजराइल हमला करे मुस्तकबिल में तो वो टोटल सपोर्ट करेंगे इजराइल के खिलाफ। ये बहुत मुश्किल बात नजर आ रही, बहुत मुश्किल बात नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, और इस तारीखी मुआहदे पर जो है गुफ्तगू हो रही थी, जिसके हवाले से ये बात ज़रूर है करना, क्योंकि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ का अयादा तो पाकिस्तान ने हमेशा से किए रखा है, और हम अपनी पूरी सपोर्ट के साथ, पूरी ताकत के साथ हमेशा से मौजूद रहे जब भी सऊदी अरब को ज़रूरत रही है। लेकिन इस बार ऑन पेपर आना और ये कहना कि एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा, ये एक तारीखी संग मील है जिसको अब दोनों मुल्क जो है अबूर कर चुके हैं, और दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो मजीद मजबूत हो गए हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। वेलकम बैक। आपकी मुलाकात करवाते हैं बुशरा अख्तर से। बुशरा अख्तर खेलों की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसने अपनी मेहनत, हिम्मत और अज़्म से दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है, और गुज़िश्ता माह किंग ऑफ रिंग किक बॉक्सिंग फाइट बुशरा अख्तर और मुनीरा बख्तियारी के माबैन हुई, जिसमें बुशरा अख्तर ने दूसरे ही राउंड में अफगानिस्तान के खिलाड़ी को नॉकआउट करके बेल्ट टाइटल पाकिस्तान के नाम कर दिया है। बुशरा अख्तर ने 2019 में तेहरान में किक बॉक्सिंग गोल्ड मेडल जीता है, 2022 में बांग्लादेश से भी किक बॉक्सिंग गोल्ड मेडल अपने नाम किया, 2023 में लियारी कराची में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप सिल्वर मेडल अपने नाम किया, फिर कारसाज कराची में इंटरडिपेंडेंट जो बॉक्सिंग गोल्ड मेडल है वो अपने नाम किया है। इसी साल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इंटरनेशनल SGB होने वाले MMA बेल्ट फाइट में चैंपियन बनकर दुनिया को बता दिया है कि ख़वातीन भी हिम्मत और जुर्रत की अलामत हैं, और 2023 में कराची में नेशनल KPT एलीट विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 4 गोल्ड मेडल्स, और कोयटा में 34वीं नेशनल गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता है, और बेशुमार टाइटल्स हैं बुशरा अख्तर के पास। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। बुशरा, सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद, और दूसरा ये कि अभी तक कितने मेडल्स और फाइट्स आप जीत चुकी हैं, अब बहुत सारी बेल्ट्स और मेडल्स तो अभी भी हम आपके सामने देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो जितने भी मैंने मेडल्स और इंटरनेशनली मैंने प्ले किया है, उसके अलावा मैंने नेशनल लेवल पर भी खेला अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी इवेंट्स खेले अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह विन करती आ रही हूँ।
तो ये सब मेरे पेरेंट्स की और स्पेशली मेरे कोच सर मुदस्सिर की, जिन्होंने इतनी ज़्यादा मेरे साथ मेहनत की और मेरे साथ हार्डवर्क की और आज इस मकाम तक मैं पहुंची। बिल्कुल ऐसा ही है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त की बेल्ट्स भी बहुत सारी मौजूद हैं डेस्क पर, और उसके साथ साथ हमने जो इंट्रो करवाया है वो ना ख़त्म होने वाला था इतने सारे टाइटल्स से। तो ये बताइएगा कि इस खतरनाक खेल का इंतखाब आपने कैसे किया? सर स्टार्टिंग में मैंने सर मुदस्सिर को जिम्नास्टिक के लिए ज्वाइन किया था और फिर करते करते उसके बाद जब मुझे किक्स और पंचेस में करी थी तो 5 मंथ की ट्रेनिंग में मैंने फिर इंटरनेशनल ईरान तेहरान में जो मेरा किक बॉक्सिंग का इवेंट हुआ था उसमें मैंने गोल्ड मेडल अपने मुल्क पाकिस्तान के नाम किया। तो जब सर ने मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ देखी कि बुशरा एक अच्छी फाइटर बन सकती है, सो उसके बाद मैंने उसके ऊपर ट्रेनिंग की। सर ने मुझे उसके ऊपर ट्रेनिंग करवाई और एक हार्डवर्क दिया और उसके बाद जो है वो मैंने अपना नाम किया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा बुशरा, ये बताएं कि ये जो गुज़श्ता माह किंग ऑफ रिंग प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट आपने जीती है, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे टफ ओपोनेंट कौन था? और K1 का जो अभी रिसेंटली जो मेरा इवेंट हुआ है ईरान उसके साथ अफगानिस्तान के साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और स्पेशली तो इसमें ये था कि क्राउड भी था और मेरी बैक में मेरी फैमिली भी थी, बाबा थे, भाई थे, तो एक प्रेशर भी था कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसके लिए मैंने हार्ड वर्क किया, दिन रात एक किया इसके लिए मैंने, और टाइटल अपने मुल्क के नाम किया। तो बुशरा, हम देखते हैं कि लोग तो अपने जो है लड़कों को भी मना करते हैं कि बॉक्सिंग MMA वगैरह नहीं करनी है, तो आप बता रही हैं कि आपके भाई और आपके वालिद भी मौजूद थे आपकी फाइट्स देखने के लिए, कितना आपको वो बकअप करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं? जब से मैं स्टार्टिंग में जब मैंने इस फील्ड को मैंने ज्वाइन किया, मैं स्पेशली मैं अपनी फैमिली में मैं वाहिद मैं हूँ कि मैं इस फील्ड में आई, तो स्पेशली कि आपकी जब फैमिली पे बैकअप सपोर्ट होती है तो आप तब आगे मूव कर पाते हैं, स्ट्रगल कर पाते हैं। उस चीज़ के लिए आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि चलो मेरे बैक में मेरी फैमिली है, मुझे सपोर्ट करने वाला है, तो उस चीज़ के लिए फिर आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं उस चीज़ के लिए। तो मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मतलब मुझे बैकअप देते हैं और हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। तो जब मेरी K1 की फाइट हो रही थी तो उस जी तो मेरी K1 की जब फाइट हो रही थी और इसके अलावा मेरी MMA की जब फाइट थी, मेरी लाइफ का पहला फाइट थी MMA की, उसमें भी मेरी फैमिली मेरे साथ थी। तो एक प्रेशर था कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे भाई मेरे साथ है, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि मतलब अब यहाँ पे रिंग में लेट्स सपोज हिम्मत करनी और हिम्मत नहीं हारनी और अपने मतलब फैमिली का देखना और ये सब कुछ। सही। अच्छा बुशरा, ये बताइए कि आपने बोला कि ट्रेनिंग करनी पड़ती है और ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, तो कैसे मैनेज करती हैं, कितना टाइम ट्रेनिंग के लिए निकालती हैं, और ट्रेनिंग के साथ साथ डाइट भी इम्पोर्टेंट है? जी बिल्कुल ऐसे ही। जब हमारे इवेंट्स होते हैं तो उसके डिफरेंट, जब MMA का होता है या फिर बॉक्सिंग का होता है, किक बॉक्सिंग का होता है, उसके अलावा हमारे कैंप होते हैं। अगर बॉक्सिंग का इवेंट है और उसके लिए अलग हमारा कैंप होता है, उस पे फिर टोटली हमारा किक बॉक्सिंग पे वर्क होता है। अभी जैसे मेरा अपकमिंग इवेंट जो श्रीलंका के KFL के नाम से होने जा रहा है, तो उसमें जो किक बॉक्सिंग है उसके लिए फिर अभी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, उसके लिए अलग कैंप है। उसके अलावा जो है वो सर मुदस्सिर मतलब जो कोच हैं वो हमें डाइट प्लान देते हैं कि इस चीज़ को आपने मेंटेन रखना है, क्या चीज़ आपने खानी है, क्या चीज़ नहीं करनी। तो इन दोनों तो हर चीज़ से मतलब अवॉइड किया है। जो डाइट के मतलब जो गेम्स रिलेटेड जो मेरी डाइट है उसको मैं मेंटेन मतलब लेके चल रही हूँ। तो ये बताइएगा अबशा कि आप जो मनाजिर हम देख रहे हैं आपकी फ़ाइट्स के, वो उसमें भी पता चल रहा है कि अच्छा खासा जो है इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और आपको फ़ाइट करने के लिए जो है बहुत मेहनत दरकार होती है। लेकिन ख़वातीन के लिए कितनी स्पेस मौजूद है इस शोबे में, आप क्या समझती हैं? सर देखिए, अगर है तो बहुत टफ गेम है। स्पोर्ट्स MMA है, बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग है। गर्ल्स के लिए स्पेशली कुछ फैमिलीज होती हैं वो इस चीज़ को मतलब नहीं सपोर्ट कर पाते। तो अगर जहाँ तक देखा जाए कि मतलब ये आपके डिफेंस की लाजमन नहीं है कि आप फाइट्स ही करें, इसको आगे फाइट के दौर पर आप लेके चलें, तो ये आपके एक डिफेंस के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए कि मतलब फाइट है, जैसे कि बॉक्सिंग है, बहुत डिफरेंट गेम है और टफ भी है, तो इसके लिए फिर ये है कि अलग से फिर ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको, मतलब दिन रात इस चीज़ पे फिर करना पड़ता है कि किक्स हैं और पंचेस भी हैं इस पे। अब इस पे जस्ट आप पंच नहीं कर सकते, अगर आप किक साथ करेंगे तो तब आपको उस चीज़ में पॉइंट मिलेंगे। ठीक। अच्छा बुशरा, बताइएगा क्या फ्यूचर गोल्स हैं, कौन सी ऐसी चैंपियनशिप है जिस पर आपकी नज़र है कि अब आपने उसमें पार्टिसिपेट करना और वहाँ से गोल्ड लेकर आना? इसके अलावा ये भी बताइएगा कि आपको भी दीगर एथलीट्स की तरह स्पॉन्सरशिप के जो मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ता है?
और मेरी जो लाइफ की जो मेरी अभी IMF की रिसेंटली मेरी फ़ाइट हुई थी जिसमें मैं ब्राउन्ज हुई हूँ, पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया था, तो उसमें मेरी जो लबनान के साथ फ़ाइट आई थी, तो MMA एक मेरे लिए बहुत डिफरेंट था, यू नो कि उसमें ग्रैपलिंग, रेसलिंग, स्ट्राइक, किक बॉक्सिंग, ओवरऑल सारी एक्टिविटीज़ उसके अंदर इंक्लूड है। तो वो एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब टफ था और मुश्किल भी था, क्योंकि मेरे किक बॉक्सिंग स्टार्टिंग से मैं किक बॉक्सिंग करती आ रही थी, तो ये मेरी लाइफ का पहला इवेंट था जो कि मुझे मतलब टफ भी लगा और उसमें मुझे इंजरी भी हुई थी। तो अब पाकिस्तान के नाम पे खेला और एक तो मतलब मुझे सर ने उस लिहाज से मुझे ट्रेनिंग भी दी और पाकिस्तान के नाम पे खेल भी दी थी। वहाँ पर मैंने कहा कि मतलब हार भी गई, मेरे कोच ने कहा कि बुशरा अगर आप हार भी गए इट्स ओके, हार जीत इज अ पार्ट ऑफ गेम, तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं हार गई हूँ अब क्या होगा ये। तो उसके लिए फिर मैंने मतलब मूव किया और उसमें से मैंने बहुत कुछ सीखा कि अपकमिंग अगर इंशाल्लाह मेरा इस तरह से MMA या किक बॉक्सिंग है तो उसमें अगर इस तरह से कोई इवेंट आ जाता है तो इंशाल्लाह मैं उसमें चलें। हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि आपकी फतवात का सिलसिला यूं ही जारी रहे। बुशरा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू के लिए। बुशरा अपनी कामयाबियां हमसे शेयर कर रही थी। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब कुछ बात करेंगे थरपारकर की तहसील इस्लाम कोट की, जहां डेंगू के केसेस में 50% से ज्यादा इजाफा हुआ है। और महकमा सेहत सिंध के मुताबिक इस्लाम कोट में मरीजों के रोजाना डेंगू के मस्बत टेस्ट की शरह 54% तक अब पहुंच गई है और एक हफ्ते के दौरान इस्लाम कोट में 105 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है और अब बेड्स भी कम पड़ गए हैं अस्पतालों में। इसी बारे से हमने बात करनी है जी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं थरपारकर से हमारे नुमाइंदे साजिद मिट्टी। साजिद बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद थरपारकर में भी जो है डेंगू तेजी से फैल रहा है। थरपारकर के इस्लाम कोट और मिट्टी के जो अस्पताल हैं वहाँ पर डेंगू के मरीजों को दाखिल किया जा रहा है। इस्लाम कोट में सबसे ज्यादा जो डेंगू मुतासिर पाए जाते हैं। महकमा सेहत थरपारकर के मुताबिक 105 जो डेंगू के मुतासिर मरीज वहाँ पर जो है इस्लाम कोट मौजूद हैं। इस तरह 4 मरीज जो है अस्पताल मिट्टी में डेंगू मुतासिर दाखिल किए गए हैं। इस्लाम कोट जो अस्पताल है वहाँ पर बेड कम पड़ गया है। जो रूरल हेल्थ सेंटर इस्लाम कोट है वहाँ पर सिर्फ जो है 10 बेड है जो डेंगू मुतासिरीन के हवाले कर दिए गए हैं, जबकि मरीजों की तादाद जो है वो 105 है। तो मरीज जो है वो अपने घरों तक मौजूद है। मरीजों का यही कहना है कि अस्पताल में सहूलत कोई नहीं, इलाज के अलावा वहाँ पर जो है दाखिल होने की भी सहूलत नहीं, ना ही बेड है। तो मरीज जो है घरों पर उनको आइसोलेट किया गया है। इस तरह डेंगू जो वबा तेजी से फैलती जा रही है, लेकिन उसके रोकथाम के हवाले से ना कोई महकमा सेहत की थरपारकर की जानिब से ज्यादा इक़दाम किए गए, नहीं जो वहाँ पर इलाकों में मच्छर मार स्प्रे किया जा रहा है ताकि इस डेंगू को जो है मजीद फैलने से रोका जा सके। इस वक्त जो है 110 से ज्यादा जो है डेंगू मुतासिरीन की जो है तस्दीक हो चुकी है। साजिद बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वक्त थरपारकर की सूरत हाल से आगाह किया। तो हम ये चाहेंगे कि आप भी अपना ख्याल रखें, अमराज पर नजर रखें, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है। जहाँ पानी खड़ा है खासकर वहाँ पर डेंगू का ख्याल जरूर रखेगा। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।